Hey friends, welcome back to my channel. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. मतलब कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं. इसको डिस्कस करिए. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसके एग्जाम में आने के 80% चांसेस होते ही हैं. हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो, बट इसका आंसर सेम ही होगा. तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप इन्हीं कंडीशंस को इसके आंसर में लिखेंगे. तो फ्रेंड्स, ये कंडीशंस बहुत ही आसान हैं. तो देखिए, इसकी पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. आप अगर चाहें तो जल्दी से इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले अगर आप एक रिवीजन करना चाहें तो आप आराम से कर पाएंगे. सो यू कैन राइट दिस that an agreement becomes a contract only when the following conditions are satisfied. First condition है there must be an agreement. तो एक valid contract के लिए agreement का होना बहुत जरूरी होता है. So you can write the first and foremost essential of a valid contract is that there must be an agreement. The agreement consists of two basic elements. First proposal, second acceptance. तो देखिए फ्रेंड्स, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होता है. तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज करिए एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी. पार्टी ए ने पार्टी बी से कहा कि वो अपना एक घर जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, वो 20 लाख का सेल आउट करना चाहता है. तो ये ए का प्रपोजल हो गया बी को कि वो अपना घर बेचना चाहता है. तो इसी को प्रपोजल कहा जाता है. और अब सपोज करिए कि बी ने कहा कि ठीक है, वो उस घर को खरीदना चाहता है, तो ये बी का एक्सेप्टेंस हो जाएगा. तो इसी को प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कहा जाता है. तो इसे आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. और एक्सेप्टेंस में क्या लिखेंगे? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. तो देखिए फ्रेंड्स, जो पर्सन प्रपोजल देता है उसको प्रॉमिसर बोलते हैं या फिर ऑफरर बोलते हैं. मतलब द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर. सेकेंड पॉइंट, द पर्सन टू whom इट इज मेड इज कॉल्ड प्रपोजी और ऑफरी. मतलब कि जिस पर्सन को ये प्रपोजल दिया जाता है उसे प्रपोजी या फिर ऑफरी बोला जाता है. थर्ड पॉइंट, when he accepts the proposal he is called a promisee. मतलब कि जब सेकेंड पार्टी एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तब वो प्रपोजी या फिर ऑफरी से प्रॉमिसी बन जाती है. इन शॉर्ट यू कैन से द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी. तो आई थिंक आपको पहली कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज that there must be an agreement. चलिए तो अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन को. इसकी सेकेंड कंडीशन है फ्रेंड्स, द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज. मतलब कि जो पार्टी एग्रीमेंट कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उस एग्रीमेंट को करने के लिए. तो यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली इफ इट हैज बीन मेड बाय द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक इट. मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब जो पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट को बना रही हैं वो कॉम्पिटेंट होंगी इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए. तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग पर्संस आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं वो हैं, पहला पॉइंट, हु आर मेजर. मतलब कि जो 18 साल से ऊपर के होंगे. तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो लोग 18 साल से नीचे होते हैं उनको माइनर कहा जाता है और जो लोग 18 साल से ऊपर होते हैं उनको मेजर कहा जाता है. तो जो पार्टी एग्रीमेंट बना रही है उसको कॉम्पिटेंट होने के लिए 18 साल से ऊपर का होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है हु आर ऑफ साउंड माइंड. मतलब कि जिसका दिमाग सही हो. एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं होता है एग्रीमेंट बनाने के लिए. मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका दिमाग सही नहीं है या फिर कह लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और वो अगर कोई एग्रीमेंट बनाता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. मतलब कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा. और थर्ड पॉइंट है
who are not disqualified from contracting by any law to which they are subject। मतलब कि ऐसी पार्टीज जो कि डिस्क्वालीफाई नहीं करी गई हैं किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बना सकती है। सो यू कैन राइट दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, एनी पर्सन हु इज अ माइनर और इज ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज बीन डिक्लेयर्ड disqualified by any law is not competent to enter into a contract, and if an agreement is made by any of such persons it is void। मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि एक माइनर के द्वारा बनाए गए हों या फिर एक ऐसे पर्सन के द्वारा बनाए गए हों जो साउंड माइंड का ना हो, या फिर एक ऐसे पर्सन के द्वारा बनाए गए हों जिसे कानून ने डिस्क्वालीफाई कर रखा हो कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकता, तो ऐसे पर्सन्स के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। चलिए तो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब कि जो पार्टीज एग्रीमेंट बना रही हैं वो एग्रीमेंट उनकी स्वेच्छा से बना होना चाहिए, ना कि उनकी इच्छा के विरुद्ध वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो। सो यू कैन राइट इन योर कॉपी दैट another requirement for a valid contract is that the agreement must have been made with the free consent of the parties. If consent is not free, the contract becomes voidable। मतलब कि जो पार्टीज एग्रीमेंट बना रही हैं अगर उसमें उन दोनों ही पार्टीज की स्वेच्छा नहीं होगी, मतलब कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वतंत्र सहमति। मतलब कि जो एग्रीमेंट बनाने की सहमति जो दो पार्टीज दे रहे हैं वो फ्री होनी चाहिए, ना कि किसी के जोर दबाव में वो एग्रीमेंट बनाया गया हो। यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। द कंसेंट इज डीम्ड फ्री एज पर सेक्शन 13 and 14 ऑफ द एक्ट व्हेन 2 or more persons are said to consent when they agree upon the something in the same sense। मतलब कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो कंसेंट दे रही हैं वो एग्री होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट पर सेम सेंस में। दूसरा पॉइंट है द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो फ्रेंड्स कोअर्जन का मतलब क्या होता है? कोअर्जन का मतलब होता है बलात्कार। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित प्रभाव, यानी कि अगर कोई जोर जबरदस्ती से किसी से कंसेंट लेता है तो वो कंसेंट भी फ्री नहीं मानी जाएगी, या फिर वो कंसेंट अगर फ्रॉड तरीके से ली गई है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई है या फिर किसी मिस्टेक के द्वारा वो कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट भी फ्री नहीं मानी जाएगी और तब भी एक एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए दोनों ही पार्टीज की फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब कि जो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, और कंसिडरेशन पे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो भी 10 मार्क्स का। तो इस पूरे टॉपिक को यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन को हम समझेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस में, इसके मीनिंग को भी देखेंगे उसमें और साथ ही साथ इसको एग्जाम्पल और केस लॉ से समझेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब वो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फिलहाल यहाँ पर आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि एग्रीमेंट जो बनाया जाता है उसके लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। सो यू कैन राइट दिस, टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज एसेंशियल दैट एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। According to section 23 of the act, if the agreement is not for a lawful consideration, the agreement is void। मतलब कि अगर एक एग्रीमेंट जो बनाया जा रहा है उसमें एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट void हो जाएगा, वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसके पीछे का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो एक एग्रीमेंट अनलॉफुल कब होता है? व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड या फिर बैन। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा बैन है, फॉरबिडन है या फिर प्रोहिबिटेड है।
तो अगर एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जा रहा है जो कि लीगल नहीं है, मतलब कि जिसे लॉ ने ही प्रोहिबिट कर रखा है, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं कहलाएगा। या फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि जो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो या फिर अपोज्ड हो, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी वैलिड नहीं कहा जाएगा। या फिर व्हेन इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट अगर बन रहा है जिसमें किसी को इंजरी हो सकती है, किसी पर्सन को या फिर उस पर्सन की प्रॉपर्टी को या फिर किसी को भी, तो ऐसा एग्रीमेंट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही होना चाहिए, मतलब कि जो दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं उनका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, ना कि प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिडन होना चाहिए लॉ के द्वारा। इन शॉर्ट वी कैन से वो लीगल होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पांचों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये पांचों कंडीशंस अच्छे से इलेबोरेट करके लिखिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। तो अपना साथ मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास आ पाए। और फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगी, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।